नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में आज हम देखेंगे हमारे महत्वपूर्ण खनिजों की अगली कड़ी को। और आज की हमारी जो अगली कड़ी है उसमें हम लेंगे हमारे जो शेष बचे हुए खनिज हैं उनमें। तो यहाँ हम देख चुके थे विगत क्लास में जितने हमारे प्रमुख खनिज थे उनमें, और आगे आज का हमारा जो प्रमुख खनिज है वो है हमारा जिप्सम। जिप्सम खनिज। तो साथियों जिप्सम खनिज की बात करें तो सबसे पहले तो हम जिप्सम खनिज के बारे में देखते हैं ये किस प्रकार की सेल संरचना में पाया जाता है। तो जिप्सम है वो मुख्यतः अवसादी सेल संरचना, अवसादी सेल संरचना व आग्नेय सेल संरचना में आग्नेय सेल संरचना में पाया जाता है। लेकिन इसकी जो सर्वाधिक उपस्थिति है वो औषधि सेल संरचना में पाई जाती है। अब हम बात करें तो यहाँ जिप्सम जो खनिज है ये मुख्यतः रासायनिक खनिज के रूप में रासायनिक खनिज के रूप में उपयोग आता है या उपयोग में लिया जाता है। उपयोग में लिया जाता है। अगर हम बात करें रासायनिक खनिज के रूप में किस प्रकार से उपयोग होता है तो इस खनिज से खाद बनाई जाती है। खाद निर्माण का कार्य होता है। और साथियों खाद निर्माण के साथ ही यहां से क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी भूमि है जिसके उपचार के लिए हमें जिप्सम की खाद डालनी पड़ती है। तो लवणीय व क्षारीय भूमि के उपचार के लिए हमें जिप्सम की खाद डालनी पड़ती है। और जिप्सम की खाद तब बनती है जब इससे रासायनिक खाद का निर्माण होता है। तो रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग जिप्सम खनिज को पीस करके लिया जाता है। तो इस खाद का जो उपयोग है, खाद का उपयोग खाद का उपयोग लवणीय व क्षारीय लवणीय व क्षारीय भूमि के उपचार हेतु भूमि उपचार हेतु लिया जाता है। भूमि उपचार हेतु लिया जाता है। अगर देखिए अकेली लवणीय मृदा की बात होगी तो फिर रोकफोसेट आएगा। लेकिन जब दोनों की बात हो लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा दोनों के उपचार के लिए संयुक्त रूप से कौन सी खाद काम में आती है तो जिप्सम की खाद काम में आती है। इसलिए इससे खाद बनाई जाती है। और जिप्सम की खाद हमारे खेतों में उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए कार्य ली जाती है या उपयोग में ली जाती है। तो जिप्सम एक रासायनिक खाद बनाने के लिए उपयोग में आने वाला एक कच्चा माल है। यह एक खनिज का उपयोग रासायनिक खनिजों के रूप में जाना जाता है जिससे खाद बनाई जाती है। और ये खाद है लवणीय और क्षारीय भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, उसको पुनः बनाने के लिए डाली जाती है। अब हम बात करें कि जो जिप्सम जो खनिज है इस जिप्सम खनिज का अन्य क्या उपयोग है तो अन्य उपयोग में हम देख रहे हैं उपयोग में सबसे पहले तो हमने देखा खाद में, दूसरा उपयोग है जिप्सम के लिए सीमेंट उद्योग में या सीमेंट निर्माण में। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो रंग रोगन बनाए जाते हैं, रंग रोगन निर्माण में जिप्सम का पाउडर काम में लिया जाता है। इसीलिए इसका अधिकतर जो उपयोग है वो रासायनिक क्षेत्र करते हैं और रासायनिक क्षेत्र का भी प्रमुख खनिज माना जाता है जिप्सम। अब यहां हम बात करें तो जिप्सम खनिज का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात करें राजस्थान में क्षेत्र,
राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन कहाँ होता है? तो साथियों सबसे पहले तो हम जिप्सम के उस प्रधान क्षेत्र की बात करें जहां जिप्सम की प्रमुख खान मानी जाती है, एशिया की प्रमुख खान मानी जाती है और जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। तो सबसे पहले हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की स्थिति को और देख लेते हैं। राजस्थान प्रथम स्थान रखता है या राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। अब हम देखेंगे राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन कहां कहां से होता है। तो राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन कौन कौन से जिलों से हो रहा है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं। देखिए साथियों राजस्थान में सबसे पहले और प्रमुख उत्पादन करने वाले जिले की बात की जाए तो यहां आता है बीकानेर। बीकानेर और बीकानेर में जो जामसर की खाने हैं ये प्रमुख खाने मानी जाती हैं। तो बीकानेर का प्रमुख क्षेत्र है जामसर और ये प्रमुख खान है जामसर की खान है और ये एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी खान है। साथियों वर्तमान समय इसकी बात की जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी खान भी है। जब विश्व की सबसे बड़ी होगी तो एशिया की तो स्वाभाविक बड़ी होगी। जब एशिया की बड़ी है तो भारत की सबसे बड़ी होगी और भारत की बड़ी है तो राजस्थान की सबसे बड़ी होगी। तो राजस्थान में प्रमुख जिप्सम उत्पादन करने वाली खान बीकानेर जिले की जामसर की खानें हैं जो प्रमुख जिप्सम उत्पादन करने वाली खान मानी जाती है। अगर इसके पास में बात की जाए तो कौन कौन से जिलों में और इसका उत्पादन क्षेत्र है तो ये दो जिले पड़ते हैं। एक है श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाढ़ आई बाड़मेर में क्षेत्र था कवास। तो कवास नामक स्थान पर बाढ़ आने का प्रमुख कारण वहां भूमिगत खनिज के रूप में जिप्सम का पाया जाना था। तो यहाँ नवीनतम भंडारों की बात की जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ और बाड़मेर इस क्षेत्र में आते हैं और बाड़मेर का जो क्षेत्र रहा वो रहा कवास क्षेत्र। बाड़मेर का कवास क्षेत्र। अगर इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान के प्रमुख उन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत और आते हैं। देखिए यहां प्रमुख क्षेत्र आता है नागौर और नागौर का एक स्थान प्रसिद्ध है गोठ मांगरोल। साथियों ध्यान देना मांगरोल की बात आएगी तो मांगरोल 12 में गोठ मांगरोल की बात होगी तो नागौर में। तो गोठ मांगरोल क्षेत्र नागौर में जिप्सम के लिए जाना जाता है। भादवासी क्षेत्र है ये नागौर जिले में जिप्सम के लिए जाना जाता है। भादवासी क्षेत्र नागौर में ये जिप्सम के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नागौर क्षेत्र में ही जिप्सम उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में आता है दाता भुनास। दाता भुनास तो दाता भुनास भादवासी गोठ मांगरोल नागौर क्षेत्र में जिप्सम उत्पादन करने वाले हैं। तो यहां से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा
जिप्सम का उत्पादन करने वाली खान कौन सी है? तो आपको याद रखना है बीकानेर की जामसर की खान सबसे बड़ी खान है, लेकिन विस्तृत जिप्सम पट्टी पाई जाती है। तो ये याद रखना है नागौर से बीकानेर के मध्य सबसे बड़ी पट्टी पाई जाती है। और ये क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जामसर से लेकर के गोठ मांगरोल, भादवासी और दाता भुनास के मध्य सबसे बड़ी राजस्थान की जिप्सम पट्टी पाई जाती है। अब प्रश्न हो नवीनतम पट्टी है, तो ये नवीनतम पट्टी के रूप में जानी जाती है, जो कि बाड़मेर जैसलमेर के मध्य पाई जाती है। नवीनतम भंडारों का पता कौन से जिले से लगाया गया है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में नवीनतम जिप्सम भंडारों का पता लगाया गया है। तो 3 क्वेश्चन होंगे, तो याद रखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में। गंगानगर हनुमानगढ़ नवीन भंडारों वाले जिले हैं। नवीन भंडारों वाले जिले हैं। यह देखिए बीकानेर, बीकानेर, नागौर, तो बीकानेर व नागौर के मध्य, बीकानेर नागौर के मध्य सबसे बड़ी जिप्सम पट्टी पाई जाती है। जिप्सम पट्टी पाई जाती है। तो याद रखेंगे नागौर और बीकानेर के मध्य सबसे बड़ी जिप्सम पट्टी पाई जाती है। ये पट्टी जिप्सम पट्टी के रूप में जानी जाती है, इसको कहा जाता है जिप्सम पट्टी। और इस जिप्सम पट्टी में 2 जिले नागौर और बीकानेर क्षेत्र आता है। बीकानेर में जामसर की खाने और नागौर में गोठ मांगरोल, भादवासी और दाता बुनास क्षेत्र है, ये जिप्सम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ जिप्सम में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे अगले हमारे खनिज की, और अगला खनिज हम लेते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, तो सबसे पहले तो हम बात करें चूना पत्थर होता किस सेल का उदाहरण है? तो ये अवसादी सेल का उदाहरण होता है, या अवसादी चट्टानें होती है। अवसादी सेल या अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर आता है, सैंडस्टोन आता है या बलुआ पत्थर आता है, अवसादी सेल संरचना का उदाहरण होता है। तो अवसादी सेल संरचना में आता है चूना पत्थर। अब इसका अगर हम उपयोग की बात करें तो चूना पत्थर का उपयोग है वो जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, तो चूना पत्थर का उपयोग ही सीमेंट उद्योग में काम आता है, या सीमेंट उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट पत्थर का कच्चा पदार्थ के रूप में सीमेंट उद्योग अपने माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो सीमेंट उद्योग में इसका प्रमुख उपयोग होता है। उपयोग सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग में कच्चा माल, इसमें इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। अन्य अगर उपयोग की बात की जाए तो इससे चूना बनाया जाता है, चूना बनाया जाता है। साथ ही अगर इसके और उपयोग की बात की जाए तो ये भवन निर्माण में काम आता है। भवन निर्माण में काम आता है। अब यहाँ देखिए भवन निर्माण में काम आने वाला जो पत्थर है वो एक अलग प्रकार का पत्थर होता है, जिसको हम इमारती पत्थर कहते हैं, लेकिन इसका उपयोग भी भवन निर्माण के कार्य में होता है। अब यहाँ हम उपयोग के साथ साथ इसको देखेंगे कि चूना पत्थर है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है सीमेंट ग्रेड, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। दूसरा होता है केमिकल ग्रेड,
और तीसरा होता है, ये होता है स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड, ये तीन प्रकार का चूना पत्थर होता है, सीमेंट ग्रेड, केमिकल ग्रेड और स्टील ग्रेड। अब ये राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले बात करें तो सीमेंट ग्रेड जो चूना पत्थर है, इसकी प्राप्ति होती है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में। पहला है चित्तौड़गढ़, फिर इसके बाद आता है उदयपुर, इसके बाद आता है सिरोही, इसके बाद आता है सीकर, झुंझुनू अलवर, झुंझुनू अलवर, इन जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब हम केमिकल ग्रेड की बात करें तो केमिकल ग्रेड राजस्थान में कौन कौन से जिले में पाया जाता है, तो ये दो जिलों में पाया जाता है, एक है नागौर और एक है जोधपुर। केमिकल ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो नागौर और जोधपुर में है। और नागौर की भी बात की जाए तो नागौर का जो मकराना क्षेत्र है, नागौर का मकराना, जहां से सफेद मार्बल प्राप्त होता है, यहीं से केमिकल ग्रेड चूना पत्थर भी प्राप्त होता है। तो मार्बल नागौर से सफेद मार्बल के रूप में और केमिकल ग्रेड चूना पत्थर के रूप में मकराना से सफेद चूना पत्थर प्राप्त होता है। अर्थात चूना पत्थर में भी जो लाइमस्टोन की जो अवस्था है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। अर्थात अधिक कैल्शियम की उपस्थिति होते ही डोलोमाइट पत्थर होता है, लेकिन उससे कम कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो होता है लाइमस्टोन। तो यहाँ लगभग हम कह सकते हैं कि डोलोमाइट पत्थर के आसपास इसमें केमिकल की प्राप्ति होती है या कैल्शियम की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो नागौर और जोधपुर में श्रेष्ठ प्रकार का चूना पत्थर पाया जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो हमारा अगला जो स्टील ग्रेड है, इस स्टील ग्रेड चूना पत्थर की जो उपलब्धता है ये होती है सानूगांव जैसलमेर, सानूगांव जो कि जैसलमेर में पड़ता है। सानूगांव जैसलमेर स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। अब ये क्षेत्र हमारे राजस्थान में मुख्य कौन कौन से जिलों में आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अरावली में अधिकतर जहां चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, जहां जहां हमारे सीमेंट उद्योग कार्यरत हैं, वहां हमें सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। तो साथियों आपने उद्योगों के साथ देखा होगा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जो निम्बाहेड़ा क्षेत्र है, जो चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण ही सीमेंट उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारण रहा। उदयपुर क्षेत्र की बात की जाए तो उदयपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण ही सीमेंट उद्योग कार्यरत है। अगर सिरोही की बात करें तो सिरोही का पिंडवाड़ा जो क्षेत्र है वो चूना पत्थर की उपस्थिति के कारण ही सीमेंट उद्योग की अनुकूल अवस्था रखता है। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, अलवर और जयपुर वाले क्षेत्र में, साथ ही सवाईमाधोपुर और कोटा वाले क्षेत्र में भी यहाँ चूना पत्थर की उपलब्धता है, जहां जहां हमारे सीमेंट उद्योग कार्यरत है। तो यहाँ सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। केमिकल ग्रेड जहां सफेद हमने मार्बल की स्थिति देखी थी वहां पाया जाता है, तो केमिकल ग्रेड में नागौर का मकराना और जोधपुर क्षेत्र है जो कि केमिकल ग्रेड चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, और स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए जैसलमेर का सानूगांव जाना जाता है। तो ये उपस्थिति हमारी चूना पत्थर की है। नेक्स्ट आगे की स्थिति में हम देखेंगे, अगला हमारा दूसरा संगमरमर। अगला हमारा खनिज है संगमरमर। सबसे पहले तो हम देखें संगमरमर किस प्रकार की सेल संरचना में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कायांतरित सेल संरचना में। कायांतरित सेल का उदाहरण है या कायांतरित सेल है, और कायांतरित है तो किसमें कायांतरण हो रहा था, तो ये चूना पत्थर से कायांतरित हो रही थी, चूना पत्थर।
और चूना पत्थर ही आगे जाकर के किसमें बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। और संगमरमर आगे जाकर के फिर रूपांतरित हो जाता है और किसमें बदल जाता है, ग्रेनाइट में बदल जाता है। तो यहां से तीनों के लिए ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी संरचना में देखी थी हमने, यहां हमने देखा था इसके लिए चूना पत्थर के लिए ये थी अवसादी, यहां हम देख रहे हैं संगमरमर, और संगमरमर किस प्रकार की है, कायांतरित या रूपांतरित। और फिर ग्रेनाइट की बात होती है तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। अर्थात जब जब ताप और दाब की क्रिया प्राप्त होती है, एक सेल अगली सेल संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जब अवसादी सेल संरचना में ताप और दाब की क्रिया, ताप व दाब की क्रिया लगती है किस पर, जब चूना पत्थर पर, जब चूना पत्थर पर ताप और दाब की क्रिया लगेगी तो चूना पत्थर अगली अवस्था में चला जाएगा और इसका रूपांतरण होगा, और रूपांतरण होकर के कैसे सेल बनेगा, यह बनेगा संगमरमर के रूप में। जब इस पर पुनः रूपांतरण होगा अर्थात इस पर ताप और दाब लगेगा तो ताप व दाब के कारण, ताप व दाब के कारण ये पुनः रूपांतरण होगा, और रूपांतरण किसमें होगा, संगमरमर का रूपांतरण आग्नेय शैल ग्रेनाइट में रूपांतरण हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी तीन अवस्थाएं हम देख रहे हैं। कायांतरित सेल संरचना का उदाहरण संगमरमर है, इससे पहले हमने चूना पत्थर की अवस्था को देखा, अवसादी सेल संरचना का था। तो आगे वाले खनिज के साथ हम चर्चा करेंगे ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल संरचना का उदाहरण है, प्राथमिक सेल संरचना जिसको आग्नेय सेल कहा जाता है, इसका प्रकार माना जाता है। आगे हम बात करें तो संगमरमर की जो उपस्थिति है वो सामान्यतः हमें राजस्थान में कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में संगमरमर खनिज सर्वाधिक जमाव रखता है, कह सकते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा इस खनिज का जमाव पाया जाता है। अर्थात संगमरमर खनिज राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तृत है, जमाव है, लेकिन अभी उत्पादन हमारे यहाँ कम हो रहा है। अब यहाँ उत्पादन की बात करेंगे तो हम उत्पादन क्षेत्र को देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में इसका उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन की स्थिति को देखिए, उत्पादन, अब यहाँ उत्पादन में देखेंगे तो हम विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ संगमरमर या मार्बल का उत्पादन देखेंगे। तो यहाँ हम उत्पादन की स्थिति को विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ देख रहे हैं, विभिन्न रंगों वाले संगमरमर का उत्पादन। तो इस बात से एक तो ये स्पष्ट होता है कि ये अनेक सारे रंगों में पाया जाता है। अनेक सारे रंगों में पाया जाता है तो कहां कहां पाया जाता है और किस किस प्रकार का पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसका उल्लेख करते हैं कि कौन कौन से रंगों का संगमरमर या कौन से रंग का संगमरमर राजस्थान के किस जिले से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखें सफेद संगमरमर, नंबर एक देखते हैं सफेद संगमरमर। अब सफेद संगमरमर की जो स्थिति है राजस्थान में कहाँ है, तो सफेद संगमरमर है ये है नागौर का। और अभी हम जान चुके थे कि वहां हमने देखा था चूना पत्थर, और चूना पत्थर में हमने केमिकल ग्रेड चूना पत्थर देखा था। इस केमिकल ग्रेड चूना पत्थर से ही इसका निर्माण हुआ है जिसको कहा जाता है सफेद संगमरमर। और ये स्थान है मकराना, मकराना। तो नागौर का मकराना क्षेत्र सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है, और इसी सफेद संगमरमर से साथियों आगरा का ताजमहल बना हुआ है। तो याद रखें सफेद संगमरमर नागौर मकराना क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगले हम खनिज की बात करें तो अगला हमारा जो सफेद के बाद आता है नंबर नेक्स्ट दूसरा काला। और काला तो रंग काला, तो गांव का नाम भी काला ही होगा। तो काला किसके समान, भैंस के समान, तो भैंसलाना। और ये भैंसलाना क्षेत्र साथियों राजस्थान के किस जिले में है, तो राजस्थान के जयपुर जिले में है।
हम पहले जिले का नाम लिख करके फिर लिख लेते हैं। तो पहले जिला जयपुर और जयपुर का भैंसलाना, जयपुर का भैंसलाना काला संगमरमर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें नंबर थर्ड, तो नंबर थर्ड में हम लेते हैं लाल, और लाल संगमरमर है, इसका प्रमुख जो संबंध है वो है धौलपुर से। कोटा, धौलपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पाए जाने वाला जो संगमरमर है वो लाल रंग का संगमरमर है। मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो धौलपुर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे हम नंबर 4 की बात करें तो हमारा नंबर 4 संगमरमर का जो प्रकार है वो आता है हरा संगमरमर। हरे संगमरमर का जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से उदयपुर का ऋषभदेव क्षेत्र है। तो पहले हम बात करें जिले की उदयपुर, और उदयपुर का अगर क्षेत्र बात करें तो यह है ऋषभदेव। साथियों जैन मंदिर किससे बने हुए हैं? जैन मंदिर संगमरमर से बने हुए, और वो भी कैसे संगमरमर से? अधिकतर सफेद संगमरमर का उपयोग इसमें किया गया है। और यही ऋषभदेव क्षेत्र किस प्रकार के संगमरमर का उत्पादन करता है? हरे रंग के संगमरमर का उत्पादन करता है, या संगमरमर को मार्बल कहते हैं तो हरे रंग के मार्बल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो अगला हमारा है पीला, और रंग भी हम लेते हैं पीला। और पीला संगमरमर है, ये राजस्थान में जैसलमेर जिले से निकलता है और जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। राजस्थान में पीला संगमरमर का संबंध जैसलमेर, और जैसलमेर से निकलने वाला संगमरमर पीला। अब यहां से आप ध्यान रख सकते हैं, तो पीले रंग का पत्थर जैसलमेर में है, और इसी पीले पत्थर का निर्माण, पीले पत्थर से हमारे जैसलमेर का जो दुर्ग है उसका निर्माण किया गया। इसलिए उसका जो चमक है या उसका जो प्रकाश की जो अवस्था है सूर्य के उदय होने के साथ उसके रंग की जो अवस्था है वो सोने के समान दिखाई देती है पीले रंग के पत्थर के कारण से। और यही पीला रंग का जो संगमरमर है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले से प्राप्त होता है, और जैसलमेर के आसपास जो हमादा वाला क्षेत्र है, साथियों इस हमादा वाले क्षेत्र में ये पीले रंग का संगमरमर प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं सतरंगी संगमरमर की, और सतरंगी के लिए हम कुछ अलग ही रंग ले लेते हैं। सतरंगी, और सतरंगी का संबंध है वो है पाली, और पाली का एक गांव पड़ता है खांद्रा गांव पाली, खांद्रा गांव पाली, या कहीं पर आपको खांदा गांव में मिल जाता है खांद्रा गांव या खांदा गांव पाली, जो सतरंगी संगमरमर के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान में ये स्थान है, प्रमुख रूप से कौन कौन से स्थानों से किस किस प्रकार का संगमरमर प्राप्त होता है, अब इसको हम एक मानचित्र के माध्यम से भी देख लें। ये राजस्थान की कुछ आउटलाइन हम देख रहे हैं, और इस राजस्थान में हम देखेंगे संगमरमर को। या इसको कहते हैं मार्बल। तो मार्बल का उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में कहां कहां से होता है? तो साथियों हम देखेंगे सबसे पहले किस स्थान से होता है। तो यहां हम देख रहे थे नागौर। अब वो नाम हम यहां नहीं लिख पाएंगे, केवल हम उसका रंग लिखेंगे। यहां नागौर से प्राप्त होता है सफेद। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है जयपुर जिला, और जयपुर से प्राप्त होता है काला। जयपुर से काला संगमरमर प्राप्त होता है। फिर आगे हम बात करें
तो इसके बाद में आता है धौलपुर, ये लास्ट ये धौलपुर की स्थिति है। तो धौलपुर से संगमरमर का रंग है लाल। नेक्स्ट हमारा प्राप्त होता है उदयपुर से, और उदयपुर से प्राप्त होता है हरा। नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम कलर को चेंज कर लेते हैं। उदयपुर से हरे रंग का प्राप्त होता है ऋषभदेव क्षेत्र से। तो सबसे पहले हम जिले का नाम लिखें उदयपुर, और उदयपुर से हरा संगमरमर प्राप्त होता है। इसके बाद बात करें हम खांदा गांव पाली, तो ये पाली की स्थिति आती है। और यहां से प्राप्त होता है सतरंगी। सतरंगी संगमरमर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीला संगमरमर और बचता है, और इसकी स्थिति को हम देखेंगे। पीला संगमरमर कहाँ है? ये है जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर से प्राप्त होता है पीला संगमरमर। पीले रंग का संगमरमर प्राप्त होता है। अब साथियों ये तो थे कुछ इसके उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के, लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो जिनमें इनका नाम नहीं आया है, तो यहां देखेंगे, यहां एक प्रमुख जिले की स्थिति आती है, और ये जिला है राजसमंद। ये जिला है राजसमंद। और राजसमंद जिला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो राजस्थान का सर्वाधिक मार्बल उत्पादन करता है। सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन करता है। अब यहां देखिए राजसमंद जिले में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका क्षेत्र विशेष भी है, और इस क्षेत्र विशेष के लिए ध्यान देंगे। यहां इसका जो क्षेत्र विशेष है ये है मोरवाड़ व राजनगर की खानों से। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन करने वाली खानें राजस्थान के किस जिले में है, तो राजसमंद जिले में है, और उन खानों का नाम भी याद रखेंगे, मोरवाड़ व राजनगर की खानें राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्बल का उत्पादन करती हैं। और संगमरमर या मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो जिला है राजस्थान का राजसमंद जिला। और राजसमंद जिले को राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। ये विभिन्न रंगों के कारण जाने जाते हैं, कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन से रंग का संगमरमर या मार्बल प्राप्त होता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा राजसमंद जिले में सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन होता है। अब यहाँ नोट विशेष के लिए हम एक तथ्य और देख लेते हैं, और वो तथ्य है राजस्थान में मार्बल की मंडी। राजस्थान में मार्बल मंडी ये खोली गई है किशनगढ़, जो कि पड़ता है अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में मार्बल मंडी के रूप में विकसित किया गया है। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से ये मार्बल को लेकर या संगमरमर को लेकर के प्रश्न बनते हैं। कौन से रंग का मार्बल कौन से जिले में प्राप्त होता है, कौन से स्थान विशेष पर प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे जयपुर का भैसलाना क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से काले संगमरमर के लिए जाना जाता है। सफेद संगमरमर के लिए नागौर का मकराना जाना जाता है। तो विभिन्न प्रकार के सतरंगी संगमरमर के लिए खांदा गांव पाली जाना जाता है। और ये प्रमुख रूप से आपके आने वाले क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगले हम खनिज की चर्चा करेंगे साथियों, और अगला हमारा जो खनिज होगा वो खनिज है ग्रेनाइट। इसी से जुड़ा हुआ अगला खनिज है ग्रेनाइट।
अभी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार की खनिज सेल संरचना का उदाहरण है। तो ये देखेंगे, ये जो खनिज है ये आग्नेय सेल संरचना का उदाहरण है। आग्नेय सेल संरचना का उदाहरण है। साथ में आग्नेय सेल संरचना है अन्य खनिजों की तुलना में कठोर होती है, तो एक कठोर खनिज भी माना जाता है, लेकिन सबसे कठोर नहीं। कठोर खनिज या कठोर पत्थर माना जाता है, कठोर पत्थर माना जाता है। और इसका जो उपयोग है ये भी निर्माण कार्य के लिए किया जाता है या निर्माण में होता है, निर्माण कार्य में उपयोग लिया जाता है। जैसा उपयोग मार्बल का होता है वैसा ही उपयोग इसका होता है। तो दोनों का उपयोग किसमें होता है? ये होता है मुख्य रूप से निर्माण कार्य में, या जितने भी भवन निर्माण की क्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से मार्बल और ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेनाइट एक आग्नेय सेल संरचना का उदाहरण माना जाता है। अब साथियों ध्यान देंगे, आग्नेय सेल संरचना के लिए प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये प्राथमिक सेल संरचना भी है, इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अब वहां आपका आग्नेय न आकर के प्रश्न दे दिया जाए कि किस सेल संरचना का उदाहरण है, तो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, तो आपका प्राथमिक सेल संरचना आग्नेय मानी जाती है और आग्नेय सेल संरचना का उदाहरण माना जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, राजस्थान में जो ग्रेनाइट है, इस ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन ये जालोर जिला करता है। जालोर जिला करता है, और जालोर जिला सर्वाधिक उत्पादन करने के कारण इसको कहा जाता है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। राजस्थान में जालोर जिले को ग्रेनाइट सिटी की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन जालोर करता है, और यहाँ उत्पादन अधिक है, उत्पादन के साथ यहाँ प्रसंस्करण इकाइयां भी हैं। तो यहाँ ग्रेनाइट को निकाला जाता है, कटिंग की जाती है, उसके बाद में उसके विभिन्न प्रकार के टुकड़े बना करके या स्लेब के रूप में इसका व्यापार भी किया जाता है, और व्यापार के लिए जयपुर शहर को चुना गया है। तो ग्रेनाइट का व्यापार केंद्र जयपुर है, लेकिन ग्रेनाइट की इकाइयां और ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन जालोर से होता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो ग्रेनाइट की सर्वाधिक इकाइयां जालोर में है। ग्रेनाइट की सर्वाधिक इकाइयां ये भी कहाँ है? जालोर जिले में है, और ये विभिन्न रंगों में प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमारा मार्बल प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार से ये विभिन्न रंगों में प्राप्त होता है, और विभिन्न रंगों में प्राप्त होता है। अब कहां से प्राप्त होता है इसकी चर्चा हम करेंगे मानचित्र के माध्यम से। तो देखिए, ग्रेनाइट के लिए कौन कौन से स्थानों से ग्रेनाइट प्राप्त हो रहा है इसकी चर्चा हम जिले की अवस्थिति के साथ करेंगे। ये राजस्थान की कुछ आउटलाइन है, और इस राजस्थान के आउटलाइन में विभिन्न प्रकार का जो ग्रेनाइट है, जो रंगीन अवस्था में प्राप्त होता है या अलग अलग रंगों से प्राप्त होता है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान चुके हैं कि जालोर जिले से प्राप्त होता है, तो ये स्थिति आती है जालोर की। अगर हम बात करें तो बाड़मेर के पास में ये स्थिति आती है जालोर। अब जितनी भी तथ्य हम देख चुके हैं जालोर के बारे में, सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन करने वाला है, ग्रेनाइट सिटी कहलाती है, और ग्रेनाइट की सर्वाधिक इकाइयां भी जालोर में स्थित हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जो जालोर का ये जो क्षेत्र है, जो कि सिवाना क्षेत्र के लिए जाना जाता है, या सिवाना जो क्षेत्र है, जालोर का सिवाना क्षेत्र, और सिवाना जो क्षेत्र है साथियों, ये जाना जाता है विशेष प्रकार के
ग्रेनाइट के लिए, और इस ग्रेनाइट को कहा जाता है गुलाबी ग्रेनाइट। तो राजस्थान में गुलाबी ग्रेनाइट का उत्पादन किस जिले से होता है? तो जालोर जिले से होता है। जालोर जिले में कौन से क्षेत्र से होता है? सिवाना से होता है। और सिवाना क्षेत्र के पास में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनको गोलाकार पहाड़ियां कहा जाता है, तो साथियों इन गोलाकार पहाड़ियों में जो ग्रेनाइट की उपस्थिति है वो कैसे रंग की ग्रेनाइट की उपस्थिति है? गुलाबी रंग के ग्रेनाइट के रूप में पाई जाती है। आगे अगर हम अगले जिले की बात करें तो फिर आता है काला, और काले के लिए फिर वही आता है जयपुर। जयपुर, और जयपुर के साथ हम बात करेंगे तो जयपुर का वह क्षेत्र कौन सा है जो कि काला ग्रेनाइट उत्पादन करता है? तो काला डेरा जो है वही काला संगमरमर का काला ग्रेनाइट का उत्पादन करता है। तो ये स्थान है काला डेरा। काला डेरा। देखिए एक स्थान पर हमने देखा था मार्बल या हम कह सकते हैं संगमरमर, उसके लिए था भैंसलाना जयपुर का, और दूसरा है ग्रेनाइट के लिए। और ग्रेनाइट में जब बात होती है तो जयपुर जिले का काला डेरा है जो काले ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। तो काला ग्रेनाइट उत्पादन करता है। काला ग्रेनाइट उत्पादन करता है। तो काला ग्रेनाइट जयपुर से, काला संगमरमर तो जयपुर से होगा। नेक्स्ट हम बात करें अगले ग्रेनाइट उत्पादन करने वाले क्षेत्र की, तो फिर अगला हमारा आता है पीला। ये है जैसलमेर, और जैसलमेर में जो पीले रंग का प्राप्त होता है साथियों, ये प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए जैसलमेर में इस क्षेत्र में हमने देखा था, मैं आपको ये हिंट बता देता हूं, कुछ इस ट्रायंगल की अवस्था में ये हमादा वाला क्षेत्र है, और इस हमादा वाले क्षेत्र में ही यहां से पीले रंग का ग्रेनाइट प्राप्त होता है। पीले रंग का हमने देखा था यहां से संगमरमर प्राप्त होता है, यहां से स्टील ग्रेड चूना पत्थर प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ अवसादी सेल संरचना के साथ साथ यहाँ आग्नेय सेल संरचना तक भी पाई जाती है। तो यहाँ मुख्य रूप से जैसलमेर वाले क्षेत्र में जो ग्रेनाइट का प्रकार पाया जाता है वो ग्रेनाइट का प्रकार कैसा होगा? पीला होगा, और गांव का नाम भी कैसा होगा? पीला ही होगा। तो पीथला गांव जैसलमेर जो कि पीले ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है, पीला ग्रेनाइट। और पीला ग्रेनाइट स्थान का नाम पीथला। पीथला गांव जो कि पीले ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है, जैसलमेर जिले का प्रमुख स्थान माना जाता है जहां से पीले रंग का ग्रेनाइट प्राप्त होता है। तो मुख्यतः ये तीन प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो कि काला, जो कि यहाँ गुलाबी और यहाँ पीला, तीन अवस्थाओं के साथ राजस्थान में ये तीन क्षेत्र जो कि ग्रेनाइट उत्पादन करने के लिए जाने जाते हैं। इन तीन क्षेत्रों से प्रमुख रूप से राजस्थान ग्रेनाइट का उत्पादन करता है, लेकिन सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन है ये जालोर से करता है। तो सर्वाधिक उत्पादन जालोर, सर्वाधिक उत्पादन जालोर। अब यहां से थोड़ा ध्यान देंगे, और यहां से इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ग्रेनाइट निर्यात के लिए, ग्रेनाइट निर्यात के लिए, ग्रेनाइट निर्यात के लिए राज्य में, ग्रेनाइट निर्यात के लिए राज्य में मंडी जयपुर को बनाया गया है, मंडी जयपुर को बनाया गया है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है।
ग्रेनाइट मंडी के रूप में जयपुर, और जयपुर से ग्रेनाइट का निर्यात किया जाता है। ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन जालोर करता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। राज्य से 3 प्रकार का ग्रेनाइट प्रमुख रूप से निकाला जाता है। काला ग्रेनाइट जयपुर से निकाला जाता है, पीला ग्रेनाइट जैसलमेर से निकाला जाता है, गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है वो जालोर से निकाला जाता है। और इस गुलाबी जो रंग का ग्रेनाइट है इसको दूसरे नाम से भी जान दिया जाता है, और वो नाम भी याद रखेंगे। ग्रेनाइट का अन्य नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है मरकरी। गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है इसको कहा जाता है मरकरी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गुलाबी रंग का या मरकरी रंग का जो ग्रेनाइट है वो राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है, तो जालोर से प्राप्त होता है। जालोर का सिवाना क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे हमारे अगले खनिज की, और अगला हमारा जो खनिज होगा साथियों वो है अभ्रक। अभ्रक खनिज, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अभ्रक के उत्पादन की। अभ्रक का उत्पादन, तो सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो करता है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो सबसे पहले हम उत्पादन की स्थिति को देखेंगे। तो उत्पादन भारत में राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान आता है। सेकंड स्थान आता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रथम स्थान किसका आएगा, आंध्र प्रदेश का आएगा, और आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है। और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर दूसरा आता है, द्वितीय स्थान पर आता है। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान आता है, और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का विश्व में दूसरा स्थान आता है। तो हम कह सकते हैं कि अभ्रक उत्पादन करने वाले राज्यों में भी भारत का राजस्थान राज्य अग्रणी अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है। लेकिन अग्रणी की जब बात होती है तो मात्रा देखिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां हम देखेंगे कि राजस्थान में जो अभ्रक का उत्पादन होता है उसमें गौण स्थिति पाई जाती है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में अभ्रक का अधिकांश भाग उत्पादित होता है। अधिकांश भाग उत्पादित होता है। अब अधिकांश भाग उत्पादित होता है तो सबसे पहले तो ये देखेंगे उत्पादित में अधिकांश भाग कितना है, तो याद रखिए अकेला आंध्र प्रदेश ही हमारी कुल अभ्रक उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन कर लेता है। तो साथियों राजस्थान का जब नंबर सेकंड आता है तो निश्चित रूप से राजस्थान द्वितीय स्थान पर होगा। तो बचा हुआ 30% तो अकेला नहीं करता होगा। निश्चित रूप से उत्पादन कम होता है, लेकिन कम उत्पादन भी आंध्र प्रदेश के बाद में हमारा दूसरा स्थान रखता है, सेकंड स्थान रखता है। इसलिए आंध्र प्रदेश के बाद हमारा प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान माना जाता है। आगे हम राजस्थान में उत्पादन की बात करें तो हम अभ्रक उत्पादन, अब ये अभ्रक उत्पादन की बात थी। इस अभ्रक उत्पादन में सबसे पहले हम बात कर चुके हैं विश्व की। विश्व में भारत प्रथम स्थान, भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान और राजस्थान सेकंड स्थान है। अब राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभ्रक है वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है या इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये तो थी हमारी उत्पादन को लेकर के ये 3 स्थितियां। भारत का विश्व में स्थान प्रथम आता है, भारत में आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम आता है,
और राजस्थान का स्थान द्वितीय आता है। ये तो थी अभ्रक उत्पादन की स्थिति। अब हम बात करते हैं अभ्रक का उपयोग। अभ्रक का उपयोग अर्थात किस प्रकार से ये उपयोगी माना जाता है या इसका उपयोग कौन कौन से क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले अभ्रक का जो उपयोग है वो साथियों विद्युत क्षेत्र के लिए होता है। जब हमने तांबे की बात की थी तब हमने इसके लिए विस्तार से देखा था कि ये दो खनिज हैं जो मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में काम आते हैं। तो अभ्रक का उपयोग विद्युत क्षेत्र में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये ताप और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक है। ताप व विद्युत का कुचालक है। ताप व विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो करंट से बचाने के लिए या करंट से बचने के लिए हमें इस खनिज का उपयोग विद्युत क्षेत्र में करना पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे उपकरण बने होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट न आए इसके लिए हम अभ्रक का उपयोग करते हैं और अभ्रक की प्लेट लगाई जाती है। तो इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र के लिए होता है। दूसरा, ये जो खनिज है ये रासायनिक क्षेत्र का खनिज भी है। इसका उपयोग है रासायनिक क्षेत्र में भी होता है। तो मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र और रासायनिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके उत्पादन को लेकर, और उत्पादन को लेकर कौन कौन से क्षेत्र में है। तो राज्य में उत्पादन, हम बात करें राज्य में अभ्रक का उत्पादन। अभ्रक का उत्पादन, तो राज्य में अभ्रक उत्पादन में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे राज्य में अभ्रक के उत्पादन को लेकर के कौन कौन से क्षेत्र प्रमुख उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में आते हैं और कौन कौन से क्षेत्र गौण उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में आते हैं। ये हमारे राजस्थान की कुछ आउटलाइन है। सामान्यतः ऐसा ही दिखता होगा साथियों। अब देखिए हम देख रहे हैं राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन करने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं भीलवाड़ा को, और भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है और अभ्रक का उत्पादन अधिक होने के कारण भीलवाड़ा को अभ्रक सिटी कहा जाता है या माइका सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए साथियों कहाँ है हमारा भीलवाड़ा। ये है हमारे भीलवाड़ा की स्थिति, ये भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा में कौन कौन से स्थानों पर अभ्रक का उत्पादन होता है। तो देखिए इसमें पुरबनेड़ी, पुरबनेड़ी, फिर नेक्स्ट आता है दांता भुनास, दांता भुनास। जिप्सम के साथ भी हमने कुछ देखा था ऐसे ही कुछ नाम। तो जिप्सम और मुख्य रूप से अभ्रक हैं, ये अवसादी सेल संरचना में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो पुरबनेड़ी दाता भुनास इस क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से मुख्य रूप से जो तथ्य निकलता है वो साथियों निकलता है भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा को अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है। अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहां से जो भीलवाड़ा है यहां से अभ्रक की ईंट बनाने का कार्य भी होता है। तो इस क्षेत्र में भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंट बनाने का कार्य, यहां अभ्रक की ईंट बनाने का कार्य भी होता है। अब अभ्रक की जो ईंट बनाई जाती है साथियों इनका उपयोग क्या होता है। तो दमन भट्टियों में भट्टियां फट न जाएं इसके लिए ताप को रोकने के लिए उनके मध्य अभ्रक की ईंटें रख दी जाती हैं या अभ्रक की ईंटें लगा दी जाती हैं। तो अभ्रक की ईंटें बनाने का कार्य राजस्थान में कहां से होता है, भीलवाड़ा से होता है। और भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें भी बनती हैं
उत्पादन ज्यादा होता है और उत्पादन भीलवाड़ा में अधिक होने के कारण भीलवाड़ा को माइका सिटी कहा जाता है या अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है अभ्रक सिटी। पूर्व बनेड़ी दाता बुनास क्षेत्र भीलवाड़ा के प्रमुख अभ्रक उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट में आता है अभ्रक उत्पादन करने वाले में उदयपुर। और साथियों उदयपुर की जब हम बात करेंगे तो उदयपुर का ये स्थान आएगा। और उदयपुर में हम देखेंगे तो उदयपुर का क्षेत्र आता है चंपागुड़ा। सबसे पहले हम बात करें उदयपुर की। उदयपुर और उदयपुर के प्रमुख क्षेत्रों में बात करें तो एक आता है चंपागुड़ा, चंपागुड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा आता है भगपुरा, भगपुरा। और फिर तीसरे की बात करें तो फिर आता है आमेट। आमेर नहीं है, आमेर जयपुर में है, आमेर का किला जयपुर में है, ये आमेट है। तो आमेट क्षेत्र, भगपुरा क्षेत्र और चंपागुड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से अभ्रक का उत्पादन होता है। आमेट नाम साथियों पुनः आएगा एक बार जब हम पन्ना खनिज की बात करेंगे तो इनके मध्य राजसमंद और उदयपुर के मध्य एक पन्ना पेटी पाई जाती है या पन्ना की एक सकड़ी पतली प्रमुख जमाव पेटी पाई जाती है, वो वहां भी नाम आएगा आमेट का। तो याद रखना आमेट उदयपुर का क्षेत्र है, भगपुरा उदयपुर का क्षेत्र है, चंपागुड़ा उदयपुर का क्षेत्र है जहां से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर जयपुर का आता है, ये आता है जयपुर। और जयपुर में प्रमुख रूप से खाने हैं जिनको कहा जाता है बंजारी की खाने, बंजारी की खाने। और दूसरी खाने हैं लक्ष्मी की खाने, लक्ष्मी की खाने। तो बंजारे की खाने और लक्ष्मी की खानों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? जयपुर जिले में अभ्रक उत्पादन करने वाली खाने हैं जिनको बंजारे की खान और लक्ष्मी की खाने कहा जाता है। तो मुख्य रूप से 3 जिले हमारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं। एक था हमारा भीलवाड़ा क्षेत्र, एक है हमारा उदयपुर क्षेत्र और दूसरा है जो नेक्स्ट हमारा तीसरा है वो है जयपुर। अब एक बार इसको पुनः देख लें। भीलवाड़ा में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है इसलिए भीलवाड़ा को माइका सिटी कहा जाता है, अभ्रक सिटी कहा जाता है। यहाँ अभ्रक की ईंट बनाने का कार्य होता है और ईंट जो अभ्रक की ईंटें बनाई जाते हैं उनका उपयोग दमन भट्टियों को टूटने से बचाने के लिए किया जाता है। अभ्रक का मुख्यतः उपयोग ही विद्युत क्षेत्र में होता है क्योंकि वो आग को रोकने का कार्य करती है या फिर उष्मा का स्थानांतरण रोकती है इसलिए। और फिर हम बात करते हैं कि भीलवाड़ा में दाता बुना क्षेत्र और पूर्व बनेड़ी क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से अभ्रक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। फिर बात करते हैं हम उदयपुर की, तो उदयपुर के 3 क्षेत्र हैं, आमेर क्षेत्र पड़ता है, फिर पड़ता है भगपुरा क्षेत्र और चंपागुड़ा क्षेत्र जो उदयपुर में मुख्य रूप से अभ्रक उत्पादन करने वाले हैं। जयपुर जिले की 2 खाने हैं, बंजारे की खाने और लक्ष्मी की खाने, जहां से अभ्रक का उत्पादन होता है। तो मुख्य रूप से ये राजस्थान में अभ्रक उत्पादन करने वाले 3 जिले हैं। इन 3 जिलों से प्रमुख रूप से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। साथियों आगे हम हमारे अगले खनिजों की चर्चा करेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।